हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने लकी सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। देखो दोस्तों, किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि उठो तो ऐसे उठो, उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाज करे, झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाज करे। आए हो निभाने को जब भी किरदार जमी पर, आए हो निभाने को जब भी किरदार जमी पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना भी मिसाल दे, जमाना भी मिसाल दे। यानी दोस्तों, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि लोग आपका उदाहरण दे कि वो व्यक्ति ऐसा था और वह ऐसा बना। वही सच्ची सफलता है, वही सबसे बड़ी सफलता है। दोस्तों, कल की क्लास में हमने मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी और एक चैलेंज क्वेश्चन दिया था। चैलेंज क्वेश्चन यह था कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था, जिसका जवाब देने वाले विद्यार्थियों की सूची काफी लंबी है। इस प्रश्न का जवाब देने वाले विद्यार्थियों में बंटी यादव गुहाला, सिमरन यादव गुहाला, विजय यादव गुहाला, रोहित यादव गुहाला, अंकित मेचू पोषाणा, पूनम कुमारी बामलस, नरेंद्र सिंह मोतीपुरा नागौर। आप सभी विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं और आप सभी का जो जवाब है 100% सही है और आपने बढ़ चढ़कर फुल डिटेल के साथ इसका जवाब दिया। यह जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप इतिहास से संबंधित बहुत सी जानकारियां रखते हैं। आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी आपका प्यार और स्नेह मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। दोस्तों, आज की क्लास में हम मेवाड़ के अंतिम शासक महाराणा भूपाल सिंह के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और इसी के साथ मेवाड़ के इतिहास को पूरा करेंगे। इसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें हम मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में पढ़ेंगे कि उसके संस्थापक कौन थे और कौन कौन से शासक हुए। तो दोस्तों, अधिक समय न लेते हुए हम आज के टॉपिक की चर्चा करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह। देखो दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के बाद मेवाड़ के शासक बने भूपाल सिंह, जिनका शासनकाल 1930 से आजादी के समय तक था, लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 1955 में हुई थी। दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह का जन्म 22 फरवरी 1884 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 22 फरवरी 1884 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 4 जुलाई 1955 को हुई थी। जन्म 1884 में और मृत्यु 1955 में, लेकिन शासक कब बने थे? 1930 में बने थे। इनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी आप सभी को पता होना चाहिए। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह के शासनकाल में बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हुआ। यानी बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या हुआ? समापन हुआ। किसके शासनकाल में? मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह के शासनकाल में बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या हुआ था? समापन हुआ था। इसके अलावा ये वही मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह है जिन्होंने राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास को बनाए रखने के लिए, मेवाड़ के स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखने के लिए 25 जून 1946 को 25 जून 1946 को गुजरात
मालवा और राजस्थान के लगभग 22 राजाओं की एक बैठक बुलाई थी। कितने राजाओं की? 22 राजाओं की एक बैठक बुलाई। क्या बुलाई? बैठक बुलाई। या हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने 25 जून 1946 को गुजरात, मालवा और राजस्थान के 22 राजाओं का एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? एक अलग से राजस्थान यूनियन नामक संगठन बनाना था, ताकि मेवाड़ के स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखा जा सके और मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास है उसको बनाए रखा जा सके। तो इन्होंने राजस्थान यूनियन नामक एक संगठन का निर्माण करने के लिए, मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास को बनाए रखने के लिए, मेवाड़ के स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखने के लिए 25 जून 1946 को गुजरात, मालवा और राजस्थान के 22 राजाओं की एक बैठक बुलाई, लेकिन ये इसमें सफल नहीं हो पाए। इस समय अगर राजस्थान के संवैधानिक सलाहकार की बात की जाए कि इनके समय राजस्थान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? राजस्थान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जिनका नाम था के.एम. मुंशी। पूरा नाम है कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। पूरा नाम क्या है? कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। ये वही कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी है जिनकी सिफारिश के आधार पर राजस्थान के पहले चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया था। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान के एकीकरण के समय पहले तो मेवाड़ का राजस्थान में विलय करने से मना कर दिया, लेकिन जब भी इनके साथ काफी लंबे समय तक बातचीत की गई तब इन्होंने मेवाड़ के विलय को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन 3 शर्तें रख दी थी। इन्होंने पहली शर्त रखी कि मुझे संयुक्त राजस्थान का आजीवन राज प्रमुख बनाया जाए, उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाई जाए और 20 लाख रुपए प्रीवी पर्स के रूप में दिए जाए। तब उनकी जो ऊपर वाली 2 मांगे थी, आजीवन राज प्रमुख और उदयपुर को मेवाड़ की संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाने की मांग को तो स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन जो 20 लाख रुपए प्रीवी पर्स की मांग थी उसे टुकड़ों में स्वीकार किया गया था। 10 लाख रुपए प्रीवी पर्स के रूप में दिए गए थे, 5 लाख रुपए वार्षिक अनुदान के रूप में दिए गए थे और 5 लाख रुपए धार्मिक अनुष्ठान के रूप में दिए गए थे। तब जाकर मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने, ध्यान देना, तब जाकर मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने 11 अप्रैल 1948 को राजस्थान के एकीकरण हेतु विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद, ध्यान देना, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद 18 अप्रैल 1948 को मेवाड़ का राजस्थान में क्या हो गया था? विलय हो गया था। किसका? मेवाड़ का राजस्थान में विलय हो गया था और राजस्थान में विलय होने के बाद ही मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख बना दिया गया था। देखो, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7 चरणों में। और मेवाड़ का विलय राजस्थान के कौन से एकीकरण के चरण में पूरा हुआ? 3रे चरण में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह राजस्थान के 3रे चरण में राज प्रमुख चुने गए थे। लेकिन जब 4थे चरण में जयपुर के शासक मान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया, तब इन्हें क्या बना दिया गया था? महाराज प्रमुख बना दिया गया था।
यानी तीसरे चरण में तो ये क्या बने, राज प्रमुख बने, और चौथे चरण में इन्हें क्या बना दिया गया, महाराज प्रमुख बना दिया गया। किनको, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को। और इस प्रकार से मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह है वो आजादी के समय तक हमारे राजस्थान के शासक रहे थे। लेकिन 7वें चरण में क्या होता है, जो 1 नवंबर 1956 को होता है, हालांकि 1 नवंबर 1956 से पहले 4 जुलाई 1956 को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो 1 नवंबर 1956 को 7वें चरण में राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया जाता है और राज्यपाल का पद सर्जित किया जाता है और गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान के प्रथम राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई जाती है। तो दोस्तों, ये मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह हमारे मेवाड़ के राजस्थान में अंतिम शासक माने जाते हैं। उसके बाद ही हमारा देश आजाद हो चुका था 1947 में। 1947 में आजाद होने के बाद ये जो विलीनीकरण की प्रक्रिया चली उसमें राज प्रमुख और महाराज प्रमुख भी रहे। ये कहा जाता है कि ये अपंग भी थे। अब देखो दोस्तों, ये मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह अंतिम शासक थे और इनकी मृत्यु के साथ मेवाड़ का इतिहास है वह समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से सिसोदिया वंश में बहुत से ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने अपनी ताकत के बल पर, अपनी कूटनीति के बल पर सिसोदिया वंश को संसार में प्रतिष्ठित कर दिया था। दोस्तों, सिसोदिया वंश के बारे में किसी शायर ने कहा है कि मान न खोया जिन्होंने शीश चाहे खो दिया, मान न खोया जिन्होंने चाहे शीश खो दिया, हिंदुआ सूरज रहे और शौर्य अंकुर बो दिया। जिस स्वाभिमानी रक्त से पहचान राजस्थान की, जिस स्वाभिमानी रक्त से पहचान राजस्थान की, उस राजपूती वंश का नाम है सिसोदिया, उस राजपूती वंश का नाम है सिसोदिया। यानी मान न खोया जिन्होंने शीश चाहे खो दिया, यानी अपना सिर कटवा दिया लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया, अपने मान को उन्होंने कभी नहीं झुकने दिया। हिंदुआ सूरज रहे, हमेशा हिंदुआ सूरज कहलाए और शौर्य अंकुर बो दिया, यानी अपने शौर्य के बीज उन्होंने मेवाड़ में बो दिए थे। जिस स्वाभिमानी रक्त से पहचान राजस्थान की, यानी स्वाभिमानी सिसोदिया वंश के राजाओं से हमारे राजस्थान की पहचान मानी जाती है, उस राजपूती वंश का नाम है सिसोदिया। और इस प्रकार से मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह के साथ सिसोदिया वंश है वह समाप्त हो जाता है, जिसने संसार में एक ही क्षेत्र में सबसे अधिक समय तक शासन किया था और सबसे प्राचीन राजवंश भी माना जाता है। अब देखो दोस्तों, सिसोदिया वंश तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आपको मेवाड़ के अन्य महापुरुषों के बारे में भी सामान्य जानकारी पता होनी चाहिए। अन्य महापुरुषों में 3 व्यक्तियों के नाम विशेष रूप से लिए जाते हैं, केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ और जोरावर सिंह बारठ, जिसमें हम केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ और जोरावर सिंह बारठ के बारे में कुछ विशेष नॉर्मल जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बाकी हम जब भी क्रांतिकारी वगैरह पढ़ेंगे और महापुरुषों के बारे में पढ़ेंगे उस वक्त जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों, अब जो हमारे मेवाड़ के अन्य महापुरुष हैं उनकी चर्चा करते हैं हम। मेवाड़ के अन्य महापुरुष, इसके मैं 3 पार्ट कर लेता हूं। एक केसरी सिंह बारठ का हो गया, एक प्रताप सिंह बारठ का हो गया और एक जोरावर सिंह बारठ का हो गया। पहला तो कौन है दोस्तों? केसरी सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ। दूसरा कौन है? जोरावर सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ। और तीसरा कौन है? प्रताप सिंह बारठ। ध्यान देना, तीनों एक ही परिवार के शहीद सपूत हैं। रास बिहारी बोस ने बारठ परिवार के बारे में कहा था कि बारठ परिवार एक ऐसा परिवार है जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपने पूरे परिवार का बलिदान दे दिया था, जिनमें 3 व्यक्तियों के नाम मुख्य रूप से लिए जाते हैं, केसरी सिंह बारठ,
जोरावर सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ। ये कहा जाता है कि जोरावर सिंह बारठ के बिना केसरी सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ का इतिहास अधूरा है। अब देखो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि केसरी सिंह बारठ कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ। दोस्तों, केसरी सिंह बारठ का जन्म 21 नवंबर 1872 ईस्वी को 21 नवंबर 1872 ईस्वी को मेवाड़ में शाहपुरा रियासती के देवपुरा खेड़ा नामक ठिकाने में हुआ था। पूरी जानकारी नहीं दे रहा हूं, नॉर्मली मैं बता रहा हूं जो आपको पूछी जा सकती है। ठिकाने में हुआ, यानी केसरी सिंह बारठ का जन्म कब हुआ? 21 नवंबर 1872 को मेवाड़ की शाहपुरा रियासत में देवपुरा खेड़ा नामक ठिकाने में हुआ था, जिनके पिता का नाम कृष्ण सिंह था। क्या नाम था? कृष्ण सिंह था। पिता कौन थे? कृष्ण सिंह था। दोस्तों ध्यान रखना है, केसरी सिंह बारठ एक ऐसे क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों की जिम्मेदारी ली थी। रास बिहारी बोस जैसे मुख्य क्रांतिकारियों के ये संपर्क में रहे थे। इन्होंने 1910 में गोपाल सिंह खरुआ के साथ मिलकर एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम था वीर भारत सभा। यानी गोपाल सिंह खरुआ के साथ मिलकर, गोपाल सिंह खरुआ के साथ 1910 में किसकी स्थापना की? वीर भारती सभा की स्थापना की। सभा की स्थापना की किसने? केसरी सिंह बारठ ने। किसके साथ मिलकर? गोपाल सिंह खरुआ के साथ मिलकर। कभी? 1910 में। यहां पे नोट में एक चीज और याद कर लेना, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारठ ने की है 1910 में। किसके साथ? गोपाल सिंह खरुआ के साथ। लेकिन अगर कोई भी आपसे पूछे कि वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? किसकी? वीर भारती समाज की स्थापना किसने की? तब जवाब होना चाहिए विजय सिंह पथिक ने की थी। किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। इसके अलावा दोस्तों आप और विशेष बातें ध्यान रखें कि केसरी सिंह बारठ ने और क्या क्या किया था। 1910 में इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की और लगभग इनके बारे में यह कहा जाता है कि इन्होंने 1914 में, कभी 1914 में एक साधु थे, एक महंत थे जिनका नाम था प्यारे लाल, उनकी हत्या कर दी थी। 1914 में महंत प्यारे लाल की क्या कर दी? हत्या कर दी। किसने? केसरी सिंह बारठ ने। यह कहा जाता है कि केसरी सिंह बारठ ही कुछ क्रांतिकारियों के साथ मिलकर जोधपुर के महंत, यानी आपसे कोई भी पूछ ले कि प्यारे लाल कहाँ के साधु थे, कहाँ के महंत थे, तो आपका जवाब होना चाहिए जोधपुर। तो जोधपुर के महंत प्यारे लाल को कुछ क्रांतिकारियों के साथ मिलकर बद्रीनाथ के बहाने, कहां के बहाने? बद्रीनाथ के बहाने कोटा ले गए। बद्रीनाथ के बहाने कहां ले गए? कोटा ले गए और वहां ले जाकर उनकी क्या कर दी? हत्या कर दी, जिसके कारण इन पर महंत प्यारेलाल हत्याकांड के आरोप में मुकदमा चलाया गया और इन्हें गिरफ्तार कर 20 वर्ष के कारावास की 20 वर्ष के कारावास की सजा दी गई और सजा देकर इन्हें कहां रखा गया? बिहार की हजारीबाग
सेंट्रल जेल में रखा गया। कौन सी जेल में? बिहार की हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। किसको? केसरी सिंह बारठ को। किस हत्याकांड के आरोप में? प्यारेलाल हत्याकांड के आरोप में, जो जोधपुर के एक महंत थे जिन्हें केसरी सिंह बारठ बद्रीनाथ के बहाने कोटा ले गए और उन्होंने वहां पर ले जाकर क्या कर दी? हत्या कर दी थी। ये केसरी सिंह बारठ वही व्यक्ति है जो हिंदी भाषा के पक्षधर थे। इनका कहना था कि प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को हिंदी भाषा को महत्व देना चाहिए और हिंदी भाषा में ही शिक्षा अर्जित करनी चाहिए। इनके द्वारा कुछ पुस्तकें भी लिखी गई है, ध्यान देना, इनके द्वारा कुछ पुस्तकें भी लिखी गई है, जिनमें पुस्तकों में सबसे पहला नाम आता है रूठी रानी का। कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई है? देखो, रूठी रानी, दुर्गादास चरित्री, राज चरित्री, प्रताप चरित्री, ये इनके द्वारा लिखी गई मुख्य पुस्तकें मानी जाती है। रूठी रानी, प्रताप चरित्री, राज चरित्री और दुर्गादास चरित्र, ये इनके द्वारा लिखी गई मुख्य पुस्तकें मानी जाती है। इन्हीं केसरी सिंह बारठ को इतिहास में योगी पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? केसरी सिंह बारठ को इतिहास में क्या कहते हैं? योगी पुरुष भी कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है केसरी सिंह बारठ के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है। इनका जन्म 21 नवंबर 1872 को मेवाड़ में शाहपुरा रियासत के देवपुरा खेड़ा नामक ठिकाने में हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्ण सिंह था। इन्होंने गोपाल सिंह खरुआ के साथ मिलकर 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की, लेकिन वीर भारत समाज की स्थापना किसने की है? विजय सिंह पथिक ने की है। 1914 में इन्होंने जोधपुर के महंत प्यारेलाल की हत्या कहाँ की? कोटा में। कहाँ किसके बहाने लेकर गए थे? बद्रीनाथ के बहाने। और फिर कहाँ ले जाकर हत्या कर दी? कोटा ले जाकर हत्या कर दी, जिसके आरोप में उन्हें 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई और बिहार के हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। और अंत में 1941 ईस्वी में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, जिन्हें योगी पुरुष कहा जाता है। इनके द्वारा लिखित पुस्तकें हैं और रूठी रानी, प्रताप चरित्र, राज चरित्र और दुर्गादास चरित्र है। अब दोस्तों इनके बाद जो दूसरे क्रांतिकारी आते हैं, यानी मेवाड़ के दूसरे महापुरुष आते हैं, उनमें जोरावर सिंह बारठ का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। अब जोरावर सिंह बारठ कौन थे? आपको ये पता होना चाहिए। प्रताप सिंह बारठ कौन थे? ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि जोरावर सिंह बारठ कौन था। जोरावर सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ है, इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था उदयपुर में। कहां हुआ था? उदयपुर में। जोरावर सिंह बारठ केसरी सिंह बारठ के भाई थे और केसरी सिंह बारठ का जोरावर सिंह बारठ के बिना इतिहास अधूरा है। यानी बारठ परिवार के इतिहास के बारे में पढ़ना है तो जोरावर सिंह बारठ के बारे में पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जोरावर सिंह बारठ कौन थे? केसरी सिंह बारठ के भाई थे। ध्यान देना दोस्तों, जोरावर सिंह बारठ ने 1912 ईस्वी में, इनकी विशेष घटना क्या है? 1912 ईस्वी में दिल्ली में, कहां पर? दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग्स के जुलूस पर बम फेंका था, लेकिन उल्टा हो जाता है। क्या होता है? जिस दिन जुलूस निकल रहा होता है उस दिन जो बत्ती लगी हुई गाड़ी होती है उसमें लॉर्ड हार्डिंग्स स्वयं ने बैठकर अपनी पत्नी और बच्चों को बिठा देता है और स्वयं दूसरी गाड़ी में बैठ जाता है। और जैसे ही जोरावर सिंह बारठ के द्वारा लॉर्ड हार्डिंग्स के जुलूस पर बम फेंका जाता है, उस गाड़ी पर बम फेंका जाता है, तो लॉर्ड हार्डिंग्स तो क्या होता है? बच जाता है, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे मारे जाते हैं। जिसके कारण, यानी लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंकने के कारण
इन पर मुकदमा चलाया जाता है और उन्हें अंग्रेज पुलिस चारों तरफ ढूंढती रहती है। लेकिन जोरावर सिंह बारठ जंगलों में भटकते रहते हैं और ये मुख्य रूप से अमरदास बैरागी के नाम से भूमिगत रहते हैं। कोई भी आपसे पूछे कि जोरावर सिंह बारठ जब जंगलों में भटक रहे थे तो किसके नाम से भटक रहे थे या किस नाम से भूमिगत रहे थे? जब भूमिगत रहे तो उनका नाम क्या था? अमरदास बैरागी, यानी अमरदास बैरागी के नाम से क्या रहे? भूमिगत रहे। क्या रहे? भूमिगत रहे। कौन? जोरावर सिंह बारठ। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि निमोनिया रोग होने के कारण कोटा में जो आतलिया की हवेली है वहां पर इनकी 17 अक्टूबर 1939 को मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है मृत्यु? 17 अक्टूबर 1939 को मृत्यु कब होती है? 17 अक्टूबर 1939 को। कहां होती है? कोटा में हो जाती है। किसके कारण? निमोनिया का रोग होने के कारण। निमोनिया का रोग होने के कारण इनकी कोटा में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर भी कहा जाता है। कोई भी आपसे पूछे कि राजस्थान का चंद्रशेखर किसे कहते हैं? राजस्थान का चंद्रशेखर किसे कहते हैं? जोरावर सिंह बारठ को। और केसरी सिंह बारठ को क्या कहा गया था? योगी पुरुष कहा गया था। तो आपको जोरावर सिंह बारठ के बारे में क्या क्या याद रखना है? इनका जन्म उदयपुर में हुआ। ये केसरी सिंह बारठ के भाई थे। 1912 में इन्होंने दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग्स के जुलूस पर बम फेंका था, लेकिन उसके बाद ये फरार हो गए और अमरदास बैरागी के नाम से भूमिगत रहे। अंत में कोटा में निमोनिया का रोग होने के कारण इनकी 17 अक्टूबर 1939 को मृत्यु हो गई। इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है। अब दोस्तों जो तीसरा हमारा मुख्य पॉइंट आता है वो कौन सा है? प्रताप सिंह बारठ। आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रताप सिंह बारठ कौन थे? जोरावर सिंह बारठ का तो भतीजा, यानी जोरावर सिंह बारठ प्रताप सिंह बारठ का क्या लगता है? चाचा लगता है। और केसरी सिंह बारठ का पुत्र प्रताप सिंह बारठ। कौन है प्रताप सिंह बारठ? आपको पता होना चाहिए। केसरी सिंह बारठ का पुत्र व जोरावर सिंह बारठ का भतीजा। प्रताप सिंह बारठ कौन है? ध्यान देना, केसरी सिंह बारठ का पुत्र व जोरावर सिंह बारठ का भतीजा। क्यों ना चैलेंज क्वेश्चन यहीं से ले लिया जाए। देखो केसरी सिंह बारठ है, उसने जो चेतावनी रा चुंगटिया नामक सोरठा लिखा था उसी से संबंधित है कि चेतावनी रा चुंगटिया सोरठा केसरी सिंह बारठ ने कौन सी भाषा में लिखा? चेतावनी रा चुंगटिया सोरठा केसरी सिंह बारठ ने कौन सी भाषा में लिखा था? इसका जवाब आप सभी दें। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थियों के जवाब आएंगे। अब देखो दोस्तों पता होना चाहिए कि प्रताप सिंह बारठ ने क्या किया? प्रताप सिंह बारठ ने अपने चाचा जोरावर सिंह बारठ का 1914-15 में बनारस षड्यंत्र में साथ दिया था। यानी 1914-15 के बनारस षड्यंत्र में प्रताप सिंह बारठ किसके साथ थे? अपने चाचा के साथ थे। इसलिए बनारस षड्यंत्र के आरोप में इन्हें आसानाड़ा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार करके, कौन से रेलवे स्टेशन से? आसानाड़ा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार करके उन्हें इसके आरोप में, कौन से? बनारस षड्यंत्र के आरोप में बरेली की जेल में भेज दिया गया। और बरेली की जेल कहां पड़ती है? यूपी में। कहां है?
यूपी में पड़ती है, जिन्हें अंग्रेज क्वींसलैंड ने, किसने, अंग्रेज अधिकारी क्वींसलैंड ने सच उगलने के लिए काफी यातनाएं दी। उन्होंने ये भी तक कहा कि तेरी मां तेरे लिए रोती है। तभी प्रताप सिंह बारट ने क्वींसलैंड को कहा कि मेरी मां रोती है तो रोने दो, यानी मेरी मां रोती है तो रोने दो। मेरी मां को हंसाने के लिए मैं हजारों माओं को नहीं रुला सकता हूं, इसलिए मुझे मेरी मां की परवाह नहीं है, बल्कि मुझे उन हजारों माओं की परवाह है जिन्हें मेरे ऊपर विश्वास है। और इस प्रकार से बनारस षड्यंत्र के आरोप में बरेली जेल में कठोर यातनाएं दिए जाने के कारण जेल में ही 24 मई 1948 को इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। किसकी? प्रताप सिंह बारट की। सॉरी, 1948 नहीं होगा, 1918 होगा। यानी इनकी मृत्यु कहां हुई? बरेली जेल में हुई। कहां हुई? बरेली जेल में हुई। कब हुई? 24 मई 1918 को। जेल में कठोर यातना दिए जाने के कारण इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो चुकी थी। कई बार ये पूछा जाता है कि प्रताप सिंह बारट की आरंभिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा किसके नेतृत्व में हुई? देखो, आरंभिक शिक्षा तो अर्जुन लाल सेठी के निर्देशन में और व्यवहारिक शिक्षा मास्टर अमीचंद के निर्देशन में हुई थी। तो प्रताप सिंह बारट के बारे में अधिक याद नहीं करना है, इतना याद रखो कि केसरी सिंह बारट के पुत्र थे, जोरावर सिंह बारट के भतीजे थे। बनारस षड्यंत्र में अपने चाचा जोरावर सिंह बारट के साथ थे, जिसके कारण उन्हें बरेली यूपी जेल में भेज दिया गया, जहां पर कठोर यातना दिए जाने के कारण 24 मई 1918 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार दोस्तों, बारट परिवार के 3 सदस्य थे, केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट, जिन्होंने देश में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपने परिवार का बलिदान दे दिया था, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी के साथ हमारा मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट होता है। दोस्तों, यदि यह क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक लाइक और एक एक कमेंट हमारे लिए मायने रखता है। दोस्तों, फिर मिलते हैं हम मारवाड़ के इतिहास के साथ, राठौड़ वंश को लेकर कि राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था, उसके बाद उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।